हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 27 जनवरी शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस जो फिजिक्स में पूछे गए थे। तो पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024 के क्वेश्चंस मैंने सारे सॉल्व करके डाल दिए हैं, वो आप देख लेना। उसको सॉल्विंग देख लेना, ध्यान देना कॉन्सेप्ट्स पर, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जामिनेशन जो आने वाला है उसमें पूछे जाएंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग सेम होगा। Question number 1 of this 27 January shift 2 is the equation of the state of a real gas is given by P plus A plus V by V square. This V minus B is equal to RT. ये रियल गैस की इक्वेशन होती है, हमें पता है। रियल गैस इक्वेशन, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, R is the universal gas constant, dimension of A by V square is similar to that of। अच्छा देखो, यहाँ क्या है ना, क्योंकि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर है, तो जो डायमेंशन ऑफ प्रेशर होगा वही ये चीज होगी। मतलब डायमेंशन ऑफ जो ए होगा वो प्रेशर इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरी चीज का जो डायमेंशन है वो प्रेशर का डायमेंशन होना चाहिए। सिमिलरली वी बी का जो डायमेंशन होगा वो वी का डायमेंशन होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरी चीज का जो डायमेंशन होगा वो वी होना चाहिए। रियल गैस में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए बाई बी स्क्वायर का क्या डायमेंशन होना चाहिए, तो ए का डायमेंशन पी वी स्क्वायर वाला हो गया, और बी का डायमेंशन वी का हो गया, तो बी स्क्वायर का वी स्क्वायर हो गया। तो डायमेंशन ऑफ ए बाई बी स्क्वायर जो होगा वो प्रेशर का डायमेंशन होना चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर 2 होना चाहिए। बहुत ही खतरनाक तरीके से इजीएस्ट क्वेश्चन आ गया। इतना इजी क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं करते, पर क्या करें, जेई मेन में यही किया जा रहा है। जेई मेन बहुत इजी आ रहा है, इसलिए बहुत स्कोरिंग है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर। जी ठीक है। Having length L, radius R, if X is the resistance of wire, the specific resistance is given by this. Length of wire gets double, then the value of specific resistance. Specific resistance जो इस रिलेशन में दिया हुआ है डिपेंड करता है रेसिस्टेंस ऑफ द वायर पे और एरिया और लेंथ पे। पर एक्चुअली में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वायर। तो प्रॉपर्टी ऑफ वायर है, तो अनलेस अगर आप वायर का मटेरियल चेंज कर रहे हो, वायर का अगर मटेरियल नहीं चेंज कर रहे हो ना, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो इसलिए आपने ये, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, मटेरियल आपने कोई चेंज नहीं किया है, भले ही आप कितना भी एरिया वगैरह चेंज करते रहो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस तो सेम ही होगा। ठीक है ना? तो क्योंकि ये क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब R इज इक्वल टू रो एल बाई ये वाली ये रिलेशन है। और ये जो रो है यहाँ पर, ये S1 दिया हुआ है इसने, और एरिया R यहाँ पर कैपिटल X है, एरिया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, और L तो लेंथ L है ही। तो ये है, और रो जो रेसिस्टिविटी होता है जिसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होता है। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होता तब तक वो चेंज नहीं होती, इसलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। ओके, हो गया सॉल्व दूसरा क्वेश्चन भी। अब तीसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, गिवन द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अनदर इज रीजन। Angular speed of the moon is in its orbit about the earth is more than the angular speed of earth in its orbit around the sun. अच्छा, एंगुलर स्पीड अगर हम देखें तो एंगुलर स्पीड का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वो होता है रूट ओवर कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर। क्योंकि ये होता है ना, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम एम कैंसिल हो गया,
आर कैंसिल हो गया, तो इसलिए v इज इक्वल टू रूट ओवर कैपिटल डी कैपिटल एम बाई आर होता है ये चीज। अब यहाँ पर angular speed of moon in its orbit about the earth is more than the angular speed of earth in its orbit about the sun। अब यहाँ पर क्या है ना, ये जो कैपिटल एम है ये यहाँ पर पहले वाले केस में मास ऑफ अर्थ होगी और दूसरे वाले केस में केस 1 में और दूसरे वाले केस में मास ऑफ द सन होगा। और क्योंकि जी तो दोनों के लिए सेम ही है, रेडियस पर भी डिपेंड करेगी चीजें। तो रेडियस ऑफ द मून ऑर्बिट एक्चुअली में लेस होता है एज कंपेयर टू द सन्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। ये बहुत अंतर होता है। पहले वाले केस में जो रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट है ना वो बहुत बड़ा है रेडियस ऑफ द मून्स ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ। तो इसीलिए जो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि r जब छोटा होगा तो ये वेलोसिटी बड़ी होगी, r बड़ा है तो ये वेलोसिटी छोटी होगी। समझ रहे हो? तो इसलिए मून की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, ये ठीक है। रीजन क्या है? मून टेक्स लेस टाइम टू मूव अराउंड द अर्थ देन द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मूव अराउंड द सन। हाँ ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ द मून है, वेलोसिटी ऑफ मून ज्यादा है तो v इज इक्वल टू 2 पाई टी हो गया। मतलब अब टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ द मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ, रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, वो कम है एज कंपेयर टू अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। क्योंकि हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है, और ओमेगा ऑफ द मून जो है वो बड़ा है ओमेगा ऑफ द अर्थ से, है ना, अराउंड द सन। ओमेगा ऑफ द मून अराउंड अर्थ वो बड़ा है ओमेगा ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये पता है हमें। तो इसका जो टाइम पीरियड, ऑब्वियसली टाइम पीरियड ऑफ द मून जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए एज कम्पेयर टू टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ। तो ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 2 है इसका करेक्ट, ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ ठीक है, ये एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये साइन बेस्ड नहीं है, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड नहीं। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन पूछते नहीं है वो लोग, पता नहीं कैसे इन्होंने फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछने चालू कर दिए हैं जेईई मेन में। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज द लिमिटिंग फोर्स of static friction depends on the area of contact and independent of the material। हाँ ये तो ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, क्योंकि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे होता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन वो वेरिएबल फोर्स होती है, एक्चुअली उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती। अच्छा, पर ये बोल रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। नहीं 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 नहीं, ये तो डिपेंड करेगा, क्योंकि म्यू स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड म्यू काइनेटिक, दोनों ही केस में म्यू स्टैटिक एंड म्यू काइनेटिक ये दोनों की दोनों मटेरियल पे डिपेंड करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ये तो गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है भाई। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट।
and depends on the material. Kinetic friction भी again it is independent of area of contact. हाँ करेक्ट, ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एरिया ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो होती है वो होती है म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल इटसेल्फ. मटेरियल इसलिए क्योंकि म्यू के मटेरियल डिपेंडेंट होता है. तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो ये वाला स्टेटमेंट, सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पहले वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे इंडिपेंडेंट होती है. इट इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल बिकॉज ऑफ दिस म्यू एस या म्यू के. क्लियर है? तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ठीक है, इजी है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा. ये है हमारा क्वेश्चन. अब देखो यहाँ क्या है, ट्रुथ टेबल ऑफ द गिवन सर्किट डायग्राम इज. हर एक ट्रुथ टेबल में मुझे पहले 0 0 0 1 1 0 1 1 के हिसाब से दिया हुआ चीज़ है. 0 1 1 0 1 1, ठीक है, सब में एक ही चीज़ें हैं. तो मैं इसके इनपुट्स देखता हूँ. ठीक है, अभी ये जो है ये एंड गेट है और ये और गेट है और ये 0 आ गया इसके पास, तो ये नॉर गेट बन गया है. तो बेसिकली इनपुट्स अगर देखें हम, तो यहाँ से ए इनपुट जाएगा और यहाँ से तो ये बी आएगा, तो बी बार बन जाएगा. यहाँ से जब बी आएगा तो क्योंकि नॉट है तो यहाँ पर ये जो आउटपुट है ये बी बार बन जाएगा. ये ए है तो यहाँ पर ए बार बन जाएगा. ये दोनों ही एंड गेट्स हैं, तो यहाँ पर ए एंड बी मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये वाला जो इनपुट है ये ए बी बार बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका ए बार बी. क्योंकि आपको पता होना चाहिए एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और का मतलब होता है एडिशन. तो ये हो गया ए बी बार प्लस ए बार बी. तो बेसिकली मेरे को जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है ए बी बार प्लस ए बार बी. ये अगेन और गेट है. तो ट्रुथ टेबल क्या होनी चाहिए, अगर मेरे पास ए 0 है बी बार 1 होगा, तो इसके जो आउटपुट होना चाहिए पहले 0 इंटू 1 प्लस ए बार 1 इंटू 0 विल बी इक्वल टू 0. तो मेरे पास यहाँ तो 0 आना चाहिए. तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी रॉन्ग है. पहला और फोर्थ तो हट गए. दूसरे पे देख लेते हैं. अगर मेरा ए 0 है तो बी बार भी 0 होगा, प्लस ए बार 1 है तो बी, ए 0 है तो ए बार 1 हो जाएगा और बी 1 हो जाएगा, यानी कि आउटपुट 1 होना चाहिए. तो ये फिर गलत हो गया, ये करेक्ट है, ये भी रॉन्ग हो गया. तो मेरा आंसर तो यही आ गया, आंसर नंबर 2 है ना. तो बेसिकली मुझे एक्चुअली ए बी बार प्लस ए बार बी का आउटपुट निकालना है, सभी सेम इनपुट पर. तो मेरे पास जो आउटपुट आ रहे हैं वो ये वाले आ रहे हैं 0 1 1 एंड 0. तो ये है करेक्ट. ठीक है, इसमें इन गेट्स में आपको एंड और पता होना चाहिए. देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, दिस रिप्रेजेंटेशन जो कि मैंने यहाँ दिखाया है, दिस रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट्स एंड, दिस बोथ, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन डज और. जब इसमें एक अंडा लगा देते हैं बाहर तो ये बन जाता है आपका नॉर, मतलब और का अपोजिट. ये फिर ये जो ट्राइंगल है ये फिर और को रिप्रेजेंट करेगा. और का मीनिंग होता है एडिशन. दो इनपुट्स आ रहे हैं, दोनों को ऐड कर दो. एंड का मतलब है दोनों का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ये है. ये 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए. तो देखते रहिए, डेली मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों के 5 क्वेश्चन सॉल्व करके डालता हूँ, उनको देखते रहिए और आप डेली कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा. इसको मिस मत करना, मिस करोगे तो ये आपका लॉस हो जाएगा. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.